नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 या 3 नंबर से पूछे जाने वाला लघु उत्तरीय प्रश्न है, बिहार में जूट उद्योग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, आप उत्तर में देख रहे हैं कि जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। स्वतंत्रता के पूर्व यानी आज़ादी से पहले भारत में कुल 110 जूट कारखाने थे, जिसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित था। बिहार राज्य में जूट के 3 बड़े कारखाना कटिहार, पूर्णिया एवं दरभंगा में है, जिसमें कटिहार का जूट कारखाना ही कार्यरत है। यानी प्रश्न को दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिहार में जूट उद्योग का क्या महत्व था आज़ादी से पहले और अभी क्या महत्व है। तो आप ये समझें कि बिहार में जूट उद्योग का मिल बहुत सारा था। कब? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले 110 जूट कारखाना मिल था, जिसमें से कि अधिकांश जूट मिल पश्चिम बंगाल में और बिहार में था। और सबसे बड़ा बिहार में 3 प्रमुख कारखाना का नाम लिख देंगे, जैसे कि आपका है कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। लेकिन अभी एक ही जूट कारखाना मिल चालू है, जो कि आपका है कटिहार का जूट कारखाना मिल ही कार्यरत है। कार्यरत मतलब चालू होता है। सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने वाला प्रश्न, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो यह दल बदल कानून क्या है, तो देखिए, भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। तो आप समझ गए कि भारत क्या है। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो व्यक्ति जीता हुआ है वह अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने अपना जो दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। यानी कि कोई एक दल है और एक दल से वह छोड़कर दूसरे दल में यानी कि एक पार्टी से वह दूसरे पार्टी में मिल जाता है, तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कहलाता है। तो समझ गए दल बदल कैसे होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो निर्वाचित है वह जीता हुआ व्यक्ति कोई नेता है, और जिस पार्टी से वह जीता है उस पार्टी को वह छोड़कर दूसरे विरोधी पार्टी में चला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? दल बदल कानून कहते हैं। तो दल बदल कहलाता है। दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है। दल बदल शक्ति संतुलन को क्या करता है? बिगाड़ता है। सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो सरकार को क्या करता है दल बदल कानून? मतलब ये जो है कि सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो देखिए आगे, 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल का विरोधी अधिनियम संसद में लाया, यानी कि उसके विरोध में कि दल बदल नहीं होना चाहिए। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना। पारित अधिनियम और वह कानून पारित भी हो गया और दल विरोधी कानून भी बना। यदि किसी पार्टी से निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा। यानी कोई एक पार्टी है जिसमें से कि 5 उस पार्टी में 5 व्यक्ति है, अब 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति अगर वह छोड़ रहा है पार्टी तो वह दल बदल नहीं कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब आगे देखिए, एक नए दल का गठन माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा? एक नए दल का गठन
माना जाएगा। एक नए दल का गठन माना जाएगा यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है। यदि दल बदल की घटना में यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है व्यक्ति, अगर वह 1/3 से कम है तो यह दल बदल माना जाएगा। तब उसको क्या माना जाएगा? दल बदल। यानी कि एक पार्टी में अगर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जा रहा है या 2 व्यक्ति जा रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे? दल बदल मानेंगे। लेकिन अगर उस 3/3 यानी कि 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति जा रहा है तो उसे दल बदल नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? उसे एक नया दल गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है तो यह दल बदल माना जाएगा। तो दल बदल समझ गए। अगर कम है तो उसे दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता विधायक से समाप्त कर दी जाती है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है, साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर वहां अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है तब उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश यानी कि छोटे बड़े देशों पर वह प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार वहां पर प्रभुत्व कायम कर लेता है। अपना अधिकार क्या कर लेता है? कायम कर लेता है। यानी कि अपना कानून, अपना शासन सब उस देश पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लगा लेता है, तब उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद कहा जाता है। सीधा सीधी दोस्तों समझ लीजिए कि साम्राज्यवाद वह है जो छोटे बड़े देशों पर अपना अधिकार जमा लेना, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। अब कि खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? तो चीन में। कहाँ अपनाया गया है? चीन में। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने जब 19वीं शताब्दी में चीन में प्रवेश किया उस समय वहाँ किसका शासन था? तो जब अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में प्रवेश किया चीन में तो उस समय कौन सा राजा था वहाँ पे? मैंचू राजवंश था। मैंचू राजवंश का। अगला प्रश्न है आपका, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज चीन से कौन सी चीज़ खरीदकर यूरोप के बाजारों में बेचते थे? तो रेशम और चाय। अगला प्रश्न आपका, खुले द्वार की नीति क्या है? खुले द्वार की नीति क्या है? तो उत्तर है, चीन के प्रत्येक भाग में व्यापार करने का अधिकार सभी देशों को मिल गया। खुले द्वार की नीति क्या है? तो उत्तर है, चीन के प्रत्येक भागों में व्यापार करने का अधिकार मिल गया सभी को। का प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 3 नंबर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक इसे शांति से पढ़िए और अच्छे से समझिए। कॉपी पर उतार लीजिए 1-2 बार, क्योंकि यह 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्याग्रह का दर्शन और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि कोई उद्देश्य जो सत्य से प्रेरित और अन्याय के विरुद्ध हो उसकी प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सत्याग्रही बिना किसी हिंसक क्रिया के
सत्य और अहिंसा के बल यानी कि काल पर शत्रु को पराजित कर सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं, सवालों का हथियार है। तो गांधी जी का मानना है कि हिंसा पर ही कोई चीज वो सत्य से जीत सकते हैं, शारीरिक बल से नहीं, यानी कि कोई भी हथियार से मार दंगा करके नहीं।